हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और 70th बीपीएससी के लिए जो हमारा 100 डेज 100 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज़ है उसमें आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज 29th डे की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सारा का सारा डायमेंशन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, आर्टिकल 54, 55 प्लस क्वालिफिकेशन, कौन एलिजिबल इलेक्शन लड़ने के लिए, नॉमिनेशन, ये सारा कुछ हम लोग इसके थ्रू आज कवर करने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिवली और होलिस्टिक एक अप्रोच से हम लोग पूरा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट समझेंगे। थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक है, वाई वी से दैट बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। हालांकि हम इनडायरेक्ट रिपब्लिक हैं, चूंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली होता है। यहाँ तक ठीक है। अब इलेक्शन और उसका जो मैनर ऑफ इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 और 55 में दिया हुआ है, जो कि आपको कुछ इसके पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने ऐड करके आपको रखा है। ये 55 का 3rd क्लॉज में लिखा हुआ है और ये 54 में है। तो ये इलेक्शन और मैनर ऑफ इलेक्शन जो है वो इन दोनों आर्टिकल्स के द्वारा गवर्न होता है। इन आर्टिकल के जो बेयर एक्ट के प्रोविजन है उसको कॉम्प्रीहेंड हम लोग करके समझेंगे काफ़ी आसान तरीके से पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इलेक्शन से पहले आपको यहां पर एक चीज जानना है एंड दैट इज कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होगा। तो क्वालिफिकेशन में जो संविधान की बात करेंगे, ये क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दिया हुआ है। किसमें? 58। क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? 4 चीजें दी गई हैं, सिर्फ 4 चीजें। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया में सिटीजन जो है प्रेसिडेंट के लिए जो क्राइटेरिया हमने रखा है वो यूनिवर्सली एवरी सिटीजन, सबके लिए है। यानी कि यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन सिटीजन बाय बर्थ, यानी कि जिसको जूस सोली का कॉन्सेप्ट कहा गया, और नेचुरलाइज सिटीजन। जो भी सिटीजन है वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए, चाहे वो जन्म से सिटीजन हो या बाद में सिटीजनशिप लिया हो। दूसरा, क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए? 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइड, क्या चीज के लिए क्वालिफाइड हो? टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। जैसे आरपीए 1951 कहता है, अगर कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान 2 साल के लिए किसी केस में जेल चला जाता है तो वो 2 साल या जितना भी जेल टर्म था उससे प्लस 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता लोकसभा का। तो वो इंसान उतने समय तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, ये कहने का मतलब है। और चौथा, कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहा हो का मतलब ये होता है कि जो भी पेड एम्प्लॉयमेंट होता है स्टेट के अंदर वो ऑफिस आप होल्ड ना कर रहे हो। हालांकि इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से 4 ऑफिसेस को एक्सक्लूड किया गया है। प्रेसिडेंट खुद चाहे तो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, गवर्नर और मिनिस्टर, ये 4 ऑफिसेस किसके अंदर नहीं आएंगे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएंगे। ये चारों इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, इन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, जीता नहीं जीता, बट वो इलेक्शन लड़ने के लिए तो एलिजिबल था ना। तो इसमें क्या किया गया? कुछ एडिशनल प्रोविजन ऐड किया गया जो कहलाता है कि आपका नॉमिनेशन एज एन कैंडिडेट एक्सेप्टेंस के लिए तभी एलिजिबल होगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे सबसे पहला, आपके नाम का प्रपोजल जो है कम से कम 50 इलेक्टर्स, यानी जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के, उनमें से 50 लोग आपके नाम को प्रपोज करेंगे और 50 दूसरे, यानी 50 और यूनिक इलेक्टर्स जो है आपका नाम को अप्रूव करेंगे, जिसको सेकेंड करना बोलते हैं। यानी कि हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 100 यूनिक वोटर्स का सपोर्ट चाहिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ 15,000 रुपये वो डिपॉजिट करेंगे आरबीआई में एज सिक्योरिटी, और अगर ये 1/6 जो टोटल वोट था उससे कम किसी कैंडिडेट को मिला तो ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। द इंटायर नॉमिनेशन इज सबमिटेड टू
रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट होगा। अब कौन होता है रिटर्निंग ऑफिसर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो ध्यान से, रिटर्निंग ऑफिसर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है वो राज्यसभा या लोकसभा का सेक्रेटरी होगा, जो ऑल्टरनेट बेसिस पे चुना जाएगा। अगर 2022 के इलेक्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा का सेक्रेटरी पीसी मोदी जो था वो रिटर्निंग ऑफिसर था, और वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा का सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह। यही अब अगले साल 27 में जब इलेक्शन होगा तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर कौन बन जाएगा? लोकसभा का सेक्रेटरी, और वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा का सेक्रेटरी, ऑल्टरनेट बेसिस पे चेंज होता है। तो ये नॉमिनेशन और क्वालिफिकेशन था कि ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होंगे, किसका? प्रेसिडेंट का। इसके बाद हम लोग इलेक्शन का प्रोसीजर देखेंगे। तो इलेक्शन में अगर देखेंगे तो इलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर और पूरा का पूरा पॉइंट है उसको हम लोग पहले इस एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे और एक एक करके इन वर्ड्स को अनफोल्ड करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट। जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है यही पार्ट हम यहाँ पे इसको ब्रेक किए हुए हैं। अब इसको एक एक करके इन वर्ड्स को अनफोल्ड करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब सिटीजन विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा पॉइंट आएगा किसके द्वारा इलेक्ट हो रहा है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो कौन अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो पॉइंट को समझना है। सो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि जो ग्रुप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के, इलेक्टोरल कॉलेज में रखा गया है इलेक्टेड एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, केवल इलेक्टेड MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 28 स्टेट्स, जो 28 स्टेट्स हैं वहाँ, प्लस 3 UTs जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर बनने का संभावना है, दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली पुडुचेरी को ये पावर मिला 70th अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। JNK तो स्टेट था पहले, तो वो पार्टिसिपेट करता ही था। जब ये यूटी बना तो उसी का 2019 वाला कानून जो है उसके थ्रू इसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो जो लेजिस्लेटिव यानी लोअर हाउस जो स्टेट के अंदर होता है और यूटीज जिनका है उनके इलेक्टेड मेंबर्स और पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगला वर्ड है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक मिसनॉमर के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहां पर सीट जो फिल होनी है वो एक से ज़्यादा हो, तभी तो डिसाइड होता है ना। कि जैसे राज्यसभा का इलेक्शन, राज्यसभा में जितना % आपको वोट मिला उस प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रेसिडेंट का एक ही सीट है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वैसे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं दिखता है। लेकिन 2 प्रोविज़न ऐसे हैं जो प्रोपोर्शनैलिटी को इंश्योर करने के लिए ऐड किए गए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एक है पैरिटी अमॉन्ग वोटर्स, पैरिटी अमॉन्ग वोटर्स, और दूसरा है पैरिटी अमॉन्ग वोटर्स के बाद दूसरा पॉइंट जो इंश्योर कर रहा है वो है कोटा ऑफ वोट्स, कोटा ऑफ वोट्स। इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। पैरिटी अमॉन्ग वोटर्स, सॉरी, पैरिटी अमॉन्ग वोटर्स की अगर बात करेंगे तो पैरिटी मतलब ये हुआ कि जितने लोग इलेक्शन में वोट कर रहे हैं उनके बीच आपस में एक पैरिटी रहे, यानी कि वो प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। इसके लिए MLA और MP के वोट का वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका बताया गया। तो MLA के वोट का वैल्यू निकाला जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड MLAs जो होंगे उस स्टेट के इंटू 1/1000। अब पॉपुलेशन ऊपर आ गया, मतलब कि जिस स्टेट का
पॉपुलेशन ज़्यादा, उसके एमएलए के वोट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ये इसलिए रखा गया क्योंकि जो वोटर्स हैं, जैसे यूपी का एक एमएलए ज़्यादा आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एन एमएलए ऑफ सिक्किम, तो उसके वोट का वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे यहाँ पर एमपी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे वोट का वैल्यू का, इनके थ्रू जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, जितना स्टेट था सारे एमएलएज के वोट का वैल्यू जोड़ दिया और उसको टोटल इलेक्टेड एमपी से डिवाइड कर दिया, तो ये हर एक एमपी के वोट का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एमपी के वोट का वैल्यू सेम रहेगा सब एमपी के लिए, जबकि एमएलए के वोट का वैल्यू वैरी करता है क्या चीज़ के, पॉपुलेशन के बेसिस पे। यहाँ जो पॉपुलेशन वर्ड यूज़ हुआ है एज पर 84th अमेंडमेंट एक्ट, ये 2026 तक 1971 का ही पॉपुलेशन यूज़ किया जाएगा, यानी कि हमारे 2022 के इलेक्शन में भी यही पॉपुलेशन यूज़ हुआ है 71 का। 22 के इलेक्शन का अगर डेटा आपको दिखाएं, आप डेटा ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो हाईएस्ट जो एमएलए का वोट का वैल्यू है वो एमएलए यूपी का है 208, लोवेस्ट जो है वो एमएलए सिक्किम का है 7, बिहार के एमएलए का वोट का वैल्यू जो है वो है 173 और हर एक एमपी के वोट का वैल्यू है 700। तो ये आपको 2022 का डेटा है, ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकता, 71 वाला ही डेटा यूज़ हो रहा है अभी तक, तो क्यों 2017 और 22 के इलेक्शन में एमपी के वोट का वैल्यू जो है वो 8 पॉइंट कम हो गया है, 8 पॉइंट कम हो गया है। 2017 में ये 708 था, अभी 700 है इस बार वाले 22 में। तो जब कुछ चीज़ चेंज ही नहीं कर रहे हैं हम इसमें से, तो ये ओवरऑल कैसे कम हुआ एमपी का, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट इसका, दैट इज पैरिटी अमॉन्ग वोटर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, कोटा ऑफ वोट्स। कोटा ऑफ वोट समझने के लिए क्या समझना है आपको यहाँ पे कि देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक और चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जब तक एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आपको नहीं मिल जाएगा, आप विनर नहीं डिक्लेयर हो सकते। और उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, टोटल वोट्स अपॉन टोटल सीट्स +1, यानी कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर देखेंगे तो टोटल वोट्स, प्रेसिडेंट का सीट 1 है मतलब 1 + 1 2, 50% से ज़्यादा जब तक आपको वोट्स नहीं मिल जाते वैलिड वोट्स, तब तक आप विनर डिक्लेयर नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, आपको कितना वोट मिला उससे मतलब नहीं, आपको बस बाकी सारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वोट लाना है। हो सकता है वो परसेंटेज बहुत कम ही हो, लेकिन यहाँ पर मिनिमम कुछ परसेंटेज, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50% से ज़्यादा अगर आपको वोट नहीं मिला तो आप विनर डिक्लेयर नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर एक समस्या है ना, मान लीजिए कि अगर 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो पहली बार में 50% वोट से ज़्यादा मिल जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो वहाँ पर आपको जाकर यूज़ होगा दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस इलेक्शन में हर एक मेंबर जो वोटर होता है उसको जो बैलेट पेपर मिल रहा है उसमें वो एक ही वोट कास्ट करेगा, लेकिन वो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक प्रेफरेंस देता है। जैसे ऐसे समझिएगा इलेक्शन, यहाँ पे वोटर की हम बात करते हैं, V1 V2 ये सब वोटर हैं, ऐसे 100 वोटर्स हैं और कैंडिडेट हो गए A B C और D। तो पहला वोटर अगर चाहता है A जीत जाए तो वो A को क्या करेगा, बैलेट पेपर में फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा, लेकिन इन तीनों को भी उसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जैसे कि 3 2 4 ऐसे ही सारे वोटर्स। वैलिड वोट तभी काउंट होगा जब सबको प्रेफरेंस मिला हो, ठीक। अब जितने वोट्स कास्ट हुए उन सब के बेसिस पे वोट की वैल्यू निकाल ली गई, उसका 50% निकाल लिया गया, पहली बार काउंटिंग हुआ। अब मान लीजिए किसी भी को भी 50% जो वोट का वैल्यू था उससे ज़्यादा नहीं मिल पाया ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अब उसका जो सिंगल वोट था हर वोटर का, वो ट्रांसफर अब होगा। इन चारों में जिसको भी सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला, ये एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन इसको कुछ लोगों ने तो दिया होगा ना फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर V49 V60 दो लोगों ने
डी को क्या दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने बाकी लोगों को भी प्रेफरेंस दिया होगा, तो यहाँ पे 2 3 4 2 और फिर 3 4 सॉरी 3 4। ठीक है, तो चूंकि डी क्या हो चुका है, एलिमिनेट, तो इन दोनों के वोट्स तो अब वैलिड नहीं रहे ना, तो इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट था ये इनके द्वारा नेक्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट को ट्रांसफर होते जाएगा। तो इन्होंने जिसको सेकंड दिया था वो 1 हो जाएगा, जिनको 4 दिया था वो 3, जिनको 3 दिया था 2, तो इस तरह से एक एक प्रेफर्ड जो है वो कैंडिडेट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ए, बी और सी में काउंट होगा, क्या किसी को 50% वोट की वैल्यू से ज़्यादा मिला कि नहीं, अगर नहीं तो फिर जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाला होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर 2 लोगों में तो 50% निकल कर आ ही जाएगा। समझ में आया ना। तो ये काउंटिंग, ट्रांसफर ऑफ वोट्स और ई काउंटिंग कब तक चलेगा, जब तक किसी एक को 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिल जाते तब तक वो विनर डिक्लेयर नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट हमारा है सीक्रेट बैलेट, दैट मीन्स जब इलेक्शन में वोटर्स जाते हैं तो वो बिना किसी को डिस्क्लोज किए हुए वोट करके आएंगे, किसी को कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि उसने किसको वोट दिया है। ठीक है, ये हमारा इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर था। 2 पॉइंट और यहाँ पे आपको समझना है। एक, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा गया इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए, तो 2 इसके वजह है। पहला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डेंस में ये सिस्टम है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, चूंकि नॉमिनल हेड के लिए इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल बर्डन खर्च करके इलेक्शन कराना डायरेक्ट क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेट होता है, चूंकि वो सिर्फ क्या है, नॉमिनल हेड है। और दूसरा कि बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली इलेक्टेड होते तो इनमें पावर टसल हो सकता था। ठीक है, तो इस कारण से हमने क्या रखा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट रखा है। और लास्ट, इलेक्शन का डिस्प्यूट, तो इलेक्शन का डिस्प्यूट आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। किसमें, आर्टिकल 71 में ये कहता है कि कोई भी तरह का डिस्प्यूट प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का होगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। दूसरा पॉइंट, कोई भी इलेक्शन इस रीजन से चैलेंज नहीं होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट था। इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, इनकम्प्लीट था, यानी कि वैकेंसी थी उसमें। तो जितने लोग वोट करते हैं इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के, अगर किसी भी तरह का वैकेंसी हो जाए, जैसे कि इसी बार इलेक्शन में JNK का पूरा वैकेंसी था, JNK तो पार्टिसिपेट नहीं किया 22 में, तो इस ग्राउंड पे इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, कोई भी इलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट का वॉइड डिक्लेयर कर भी दिया, यानी कि वो पाया गया कि इलेक्शन सही नहीं था, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो भी जो एक्ट्स उससे पहले प्रेसिडेंट ने कर रखे होंगे वो इनवैलिड नहीं होते हैं, वो बिल्कुल वैलिड रह जाते हैं। तो ये आपको इलेक्शन डिस्प्यूट वाला पॉइंट था आर्टिकल 71 के अंदर। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा हमारा इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने देखा क्वालिफिकेशन, नॉमिनेशन, पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर, मैनर ऑफ इलेक्शन, और साथ ही साथ इलेक्शन का डिस्प्यूट और क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन को रखा गया है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये इलेक्शन जो भी प्रेसिडेंट के बाद नॉमिनल हेड एज हम इलेक्ट कर रहे हैं वो सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है इसके अंदर। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ों अच्छे से समझ में आए, कि कोई डाउट आपको है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले दिन हम लोग अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे।